चलो बेटा, लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे उसमें था कि जब सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या क्या होता है। तो जब सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, जो ई इफेक्टिव हो जाता है, ई इफेक्टिव या ई नेट हो जाता है, वो एन टाइम्स ई होता है। जो आर, स्मॉल आर अगर रेजिस्टेंस है तो स्मॉल आर इफेक्टिव जो होता है वो एन आर हो जाता है। बट अगर आउट ऑफ एन एम नंबर ऑफ सेल्स किसमें हो, रॉन्गली कनेक्टेड है, अगर रॉन्गली कनेक्टेड है तो क्या होता था, ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाता था, वो एन माइनस टू एम टाइम्स ऑफ ई हो जाता था। और आर इफेक्टिव कितना रहता था, वो एन आर ही रहता था। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। तो इस सवाल में बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ये ए है और बी है, और ए सी, किसी भी दो के बीच में निकालेंगे, वही पूछा है। ठीक है, देख बेटा, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या दिख रहा है, अब देखो सभी एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं। कैसा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब सभी सीरीज में कनेक्टेड। तो अगर इसके लिए ई इफेक्टिव में लिखूं, ई इफेक्टिव, तो वो कितना होगा, 4 टाइम्स ई के बराबर हो जाएगा। आर इफेक्टिव अगर लिखूं तो वो 4 टाइम्स आर के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर करंट लिखूं तो वो ई बाई आर आ जाएगा, 4 4 कैंसल आउट होकर। तो ये अपने को पता है, बहुत अच्छे। अब ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अपने को लिखना है तो देखो बेटा, आज हम लोग क्रिकऑफ पढ़ेंगे तो उस पे भी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मान लो ए से बी के बीच में आपको पोटेंशियल लिखना है, मैं बी से जाने बोल रहा हूं, तो वी बी माइनस आई इंटू आर प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में गए हैं। कभी आप रेसिस्टेंस के अक्रॉस जाते हैं तो माइनस आई आर होता है, अगर करंट फ्लो के डायरेक्शन में जाते हैं, माइनस से प्लस में जाते हैं तो प्लस ही लिख लीजिए, हमेशा आंसर आता रहेगा। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं लिखूं जो कि पूछा हुआ है, तो कितना है बेटा, ई माइनस आई आर के बराबर है। कितना हो गया ये, ई माइनस आई की वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर इंटू आर, तो कितना आ गया ये, जीरो। मतलब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सिमिलरली जब आप ए से सी में जाएंगे तब भी जीरो ही होगा। आप ट्राई करिए और कैलकुलेट करके देखिए कि ए और सी में आ रहा है तो जीरो ही आ रहा है कि नहीं, ट्राई करिए पहले। देख बेटा, ए से सी जब आएंगे, आप ए से सी आएंगे है ना, तो ए से सी आने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वी ए, पॉइंट नंबर ए पर बैठ जाओ। इसको मैं वापस से बताने वाला हूँ कैसे लिखते हैं, बट स्टार जब भी हम लोग बैटरी पढ़ रहे तो पहले बैटरी पढ़ ही लेते, उसके बाद करेंगे। तो वी ए माइनस, अगर आप रेसिस्टेंस या करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो अपने को क्या लिखना, माइनस आई आर, माइनस आई आर। माइनस से प्लस में गए हैं, फाइनल प्लस है तो प्लस ई। ठीक है, फिर वी वाले डी पॉइंट पे आ गए, यहां से वापस से जाना है, माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी सी। ठीक है, तो ये आया क्या, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, इस साइड गया तो ये आया टू ई प्लस 2 टाइम्स आई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई बाई आर इंटू आर, कितना आ गया, जीरो। तो आप किसी दो के बीच में देखें, पोटेंशियल हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। देख बेटा, अपने पास क्या बोला है, लास्ट सवाल जैसा ही है। यहां पर भी देखो तो बैटरीज सीरीज में ही कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेसिस्टर है। तो अगर करंट अगेन आप इससे निकालें तो कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर के बराबर हो जाएगा, यानी ई बाई आर के बराबर हो जाएगा। अब किसी के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, इन दोनों के बीच में ही मान लो पोटेंशियल डिफरेंस में लिख रहा हूं, तो वी किसके बराबर होगा, वो होगा ई माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, यानी आप ई माइनस आई की वैल्यू ई बाई आर इंटू आर कर दें तो ये वापस से जीरो आ जाएगा, पिछले सवाल के जैसा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट है सेल्स इन पैरेलल लगाने का। ठीक है, अगर अपने पास जितने भी बैटरीज हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो क्या होगा, उसके लिए जब हम लोग करंट निकालेंगे और उससे पहले क्या, ई इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, डायरेक्टली डिराइव करके ही जो फॉर्मूला है वही बता रहा हूं डायरेक्टली। देखो, जो करंट आई की वैल्यू आएगी वो आएगी ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री, ये सो ऑन चलता चला जाएगा।
डिनोमिनेटर में आएगा 1 + R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के बराबर चलता जाएगा। ये करंट निकालने का फॉर्मूला है। अगर इक्विवेलेंट अपने पे क्या निकालना हो, अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन E1/R1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेसिस्टेंस, या 1/R1 निकालना है। अगर आर इफेक्टिव निकालना, आर इफेक्टिव कौन सा, नीचे एक आर इफेक्टिव है ना, सॉरी आर है, तो अगर आर इफेक्टिव निकालना है तो इनका पहले ऊपर वाले सीरीज, ऊपर वाला जो सर्किट है अपने पास, उसका आर इफेक्टिव निकाल लीजिए। तो वो कितना आएगा, समेशन 1/R के बराबर आएगा, प्लस आर से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अपने पास ये सभी तीन चीजें निकालनी है। कौन कौन सा निकालना है, सबसे पहले अपने को करंट निकालना कैसे है, ईएमएफ कैसे निकालना है, और दूसरा रेसिस्टेंस कैसे निकालना है। अब इनमें से जो कॉमन बात आती है वो दिखा देता हूं बेटा। देख, कॉमनली क्या होता है, अपने पास दो बैटरी का ही सर्किट बताया जाता है। तो दो बैटरी का सर्किट मान लो कोई ऐसा है, दो सेल्स कनेक्टेड है, इसका R1 यहां पर है, इसका कुछ R2 यहां पर है, E1 R1 E2 R2 है। ठीक है, और इसको किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया है जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है। तो इसका अगर ईएमएफ निकाला जाए, इसका ईएमएफ निकाला जाए तो वो होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपोजिट अपोजिट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर इसका आर इफेक्टिव निकाला जाए तो वो हो जाता है किसके बराबर, ये वाले सर्किट का, नीचे वाले सर्किट का आर इफेक्टिव निकाला जाए बेटा, तो वो पैरेलल में होने के कारण R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। और टोटल अगर आर इफेक्टिव निकाला जाए, टोटल आर इफेक्टिव निकाला जाए तो वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इफेक्टिव हो जाएगा। और करंट फिर हम लोग निकाल सकते हैं ईएमएफ इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव के बराबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है इसका बेसिक छोटा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट। देख बेटा, ये कॉम्बिनेशन में अपने से पूछा क्या है, पहले वो देख लें कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। अपने को ये बताना है पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। तो देखो ये पैरेलल में है, और पैरेलल में ईएमएफ इफेक्टिव निकालने का तरीका हम लोगों को पता था। कितना होता है वो होता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसीलिए हम लोगों ने ये छोटा वाला फॉर्मूला डिराइव करके रखा था, थोड़ा आसान हो जाता है। चाहो तो लंबे वाले से भी कर सकते हो, बिल्कुल बन जाएगा। तो ईएमएफ इफेक्टिव पहले निकाल लो, कितना आ जाएगा, 30 × 3 प्लस 6 × 6 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 9। ठीक है, ये कितना आया, कैलकुलेट कर लो, ये कितना आया, कैलकुलेट कर लो, जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए और बताइए, कैलकुलेट करिए। चलो, अगर मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 90 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और जरा कॉमन ले लो, 9 से कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये कितना, 10 प्लस 4 और इधर आ गया 9, तो कितना आ गया ये 14। तो ईएमएफ इफेक्टिव 14 वोल्ट आ गया है अपने पास, ईएमएफ आ गया। नेट आर इफेक्टिव कैसे निकलेगा बेटा, आर इफेक्टिव तो पहले स्मॉल आर इफेक्टिव निकाल लें, वो पैरेलल में है तो कितना लिख देंगे, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो टोटल आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इफेक्टिव, यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7, 5 + 2 7। यानी करंट कितना आ गया बेटा, करंट आया ईएमएफ जो कि था 14 डिवाइडेड बाई 7 यानी 2 वोल्ट, 2 एम्पियर। अब देख, आपसे पोटेंशियल पूछा है बेटा, तो इन दोनों का बीच का जो पोटेंशियल होगा वो अगर V है बेटा, वो V है, तो क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, दोनों पैरेलल में है, तो आप क्या लिख सकते हैं, वही I इंटू आर के बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा बेटा, वो I इंटू कैपिटल आर के ही बराबर होगा। या तो यहाँ के बीच का पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हैं, इसका ईएमएफ पता है, आर इफेक्टिव पता है, तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं आपको, तो आप वहां से कर सकते हैं। ये अपने पास आया है 14 वोल्ट, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आया है कितना, 2 के बराबर आया है, और यहां पर आया है अपने पास, यहां पर आया है अपने पास रेसिस्टेंस जो कि 5 ओम के बराबर है। तो आप इन दोनों के बीच में पोटेंशियल लिखें
तो वो किसके बराबर होगा? वी ए बी अगर मैं लिख देता हूं तो देख बेटा, वी ए बी वो आइदर बराबर होगा कैपिटल आई इंटू आर के बराबर, यानी 2 इंटू 5 के बराबर, जो कि 10 वोल्ट है, या फिर वी ए बी अगर आप लिखें तो वो बराबर होगा ईएमएफ माइनस आई आर के बराबर। तो यहां से भी 14 माइनस आई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू आई और स्मॉल आर की वैल्यू भी 2 ही है, तो भी ये 10 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो वी ए बी कितना आएगा? जो अपना आंसर था वो आया कितना? 10 वोल्ट के बराबर। इस सवाल को देखो बेटा, इसमें अपने से पूछ रहा करंट कितना फ्लो होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इस वाले से। तो पहले ईएमएफ इफेक्टिव निकाल लो, वो किसके बराबर होता है? दो के लिए सबसे आसान है, E1 R2, है ना? तो 10 माइनस E2 R1, 10। देख बेटा, अपने पास जो फॉर्मूला होता है, अपने पास ईएमएफ इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, ईएमएफ इफेक्टिव ये कितना आ जाएगा? 10 + 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी 20/3 है। ठीक है, अगर स्मॉल आर इफेक्टिव निकाला जाए तो वो किसके बराबर है? 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 3 के बराबर। यानी टोटल आर नेट अगर निकाला जाए तो वो बराबर है 5 नहीं 10 है, 10 + 2/3 यानी 32/3 के बराबर। यानी आप करंट अगर निकालें यहां पर तो वो किसके बराबर है? 20/3 डिवाइडेड बाई 32/3, 3 कैंसल आउट हो गया, ये आया 20/32 के बराबर। अगर इसको कैंसल आउट करना तो 5 गया, 4 से 5 में गया, ये 8 में गया। और भी इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो करंट की वैल्यू अपने पास, या 5/8 ही रहने तो क्या ही दिक्कत जा रहा, 5/8 एम्पियर। ठीक है, चाहो तो 0.6 हम लोग लिख सकते हैं, 0.6, बट ठीक है, 5/8 भी चलेगा आंसर। अगला जो बात है वो मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करते हैं हम लोग। मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसा होगा? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें क्या बोला गया है कि कुछ सीरीज में, कुछ बैटरीज को आपने सीरीज में लगाया है और कुछ को पैरेलल में लगाया है। तो अभी जो मिक्स्ड ग्रुपिंग, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीरीज में लगाया तो क्या होगा, पैरेलल में लगाया तो क्या होगा। इस बार सीरीज पैरेलल सब लगा दिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो यहां पर क्या बोला? मान लो कि एन टाइप्स, मान लो कि एन टाइप की बैटरी या एन नंबर ऑफ बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। तो यहां से ये चलता चलता एन नंबर ऑफ बैटरीज लगाया गया। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? अब इसमें भी हो सकता है रॉन्गली कनेक्टेड का आ जाए। ठीक है, मान लिया कि अभी कोई रॉन्गली नहीं कनेक्टेड है, सभी एक ही पोलैरिटीज से कनेक्टेड है, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? एन ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और सीरीज के लिए आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा? स्मॉल आर इफेक्टिव की बात करें तो वो एन इंटू आर के बराबर आ जाएगा। अब ये हर सीरीज, जैसे सीरीज कनेक्टेड है ना, तो ऐसे एम नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शंस बनाए गए हैं। तो अब पैरेलल कनेक्शंस में है तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, तो नेट पोटेंशियल अभी भी एन ई रह गया। बट आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा? आर इफेक्टिव अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा एन आर अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो कैपिटल आर प्लस आर इफेक्टिव डैश, कैपिटल आर प्लस आर इफेक्टिव डैश, तो वो एन आर बाई एम के बराबर हो जाएगा। तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम आ गया। अब अगर करंट को मैक्सिमम होना है बेटा, तो ये वाला रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस बराबर होने चाहिए। मतलब टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कितना है वही बराबर होना चाहिए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के। तो इस केस में क्या होता है? करंट मैक्सिमम हो जाता है। ये करंट मैक्सिमम का कंडीशन। ठीक है, समझ में आया? इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, देयर आर लार्ज number of cells available, there are large number of cells available, each are marked 0, 6 volt and 0.5, it is to be used। ठीक है, तो सबका मार्किंग पहले मैं लिख लेता हूं, 6 वोल्ट और 0.5 ओम, साथ साथ पढ़ के ही सॉल्व हो जाएगा। it is to be used to supply a current to a device of resistance इतना, तो R
एक्सटर्नल आर की वैल्यू 0.75 ओम दी गई है। ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्स अ करंट ऑफ, आई की वैल्यू दे दी गई है 24 एम्पियर। अच्छा, हाउ शुड द सेल बी अरेंज्ड so that the power transmitted to the load using minimum number of cells? देख बेटा, अपने पास I की वैल्यू क्या थी? NE अपॉन R, R प्लस NR अपॉन M के बराबर। और अपने को पता है क्या कि अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है अपने पास? 0.75 इज इक्वल टू एन क्या था? नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज था, तो उसको लिखते हैं हम लोग क्या? एन इंटू आर, और ये पैरेलल में कितना था? एम। तो स्मॉल आर की वैल्यू भी लिख दो 0.75, पॉइंट को हटा देते हैं, 100 आ गया ये, इज इक्वल टू एन अपॉन एम, और स्मॉल आर की वैल्यू है 0.5, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 भी कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। और सिंप्लीफाई कर ले जरा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो और देखो कितना जा रहा है। इससे गया तो ये 15 आ गया, 15 पचे 75, ये गया 3 से, ये गया 2 से, तो n अपॉन m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3/2 आ रही है। ठीक है, 3/2 आ रही है। अब चाहो तो आप यहां से i से n भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं बेटा? i की वैल्यू अपने पास दी गई है 24 इज इक्वल टू n इंटू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की वैल्यू 0.575 प्लस 3/2 ऑफ 0.5 दी गई है। तो यहां से सिंप्लीफाई करके चाहें तो हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बट उससे भी बेहतर है, उससे भी बेहतर है कि हम लोग अब ऑप्शन से कर लें, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जैसे ही आप एन बाई आर का, एम बाई एम का रेशियो ले चुके, तो रोज दिया है यहां पर, देखो बेटा एन क्या था? रोज। तो इसके लिए अगर देखें तो ये बोल रहा 6 रो और कंटेनिंग 4, ईच कंटेनिंग 4 सेल्स। ठीक है, देखो बेटा, क्या पहले वाले का मतलब क्या है? पहले वाले का मतलब क्या है वो समझे, कि यहां पर बोल रहा 6 रो है। ठीक है, और ईच रो में 4 सेल कनेक्टेड हैं, ईच रो में 4 सेल कनेक्टेड है, और ऐसे 6 रोज है, ऐसे 6 रोज है। ठीक है, ऐसे 6 रोज है। मतलब m की वैल्यू कितना बोल रहा है ये? m की वैल्यू बोल रहा, m की वैल्यू बोल रहा है 6, और n की वैल्यू एक सीरीज में या एक रो में कितने हैं? 4 बोल रहा है। तो अगर हम लोग n बाई एम की रेशियो लें, n बाई एम की रेशियो लें, तो ये 4/6 आ जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन, ये पहले ऑप्शन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कि ये आ जाएगा 2/3। तो ये तो गलत है ना, 3/2 आना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग चर्चा करें बेटा, दूसरा चर्चा करें, ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए चर्चा करो। सेकंड को देखो, 4 रोज हैं और ईच कंटेनिंग 6 सेल्स। मतलब m की वैल्यू अभी कितनी है इस केस में? देखो तो 4 रोज हैं, m की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करें तो m की वैल्यू बोल रहा है 4 और n की वैल्यू बोल रहा है 6। तो अगर हम लोग n अपॉन m करें तो 6/4 यानी 3/2 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन है। तो आइदर आप यहां से n निकाल लें फिर m निकाल लें, वहां से पता चल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। सवाल को करना बेटा, ये सवाल क्या बोल रहा है उस सवाल को पहले पढ़ो और समझो। इन द सर्किट शोन बिलो, इफ एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल, है ना, एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल। ठीक है, तो आपको बताना है कि पावर कंज्यूम्ड इन द 9 ओम रेसिस्टर कितना होगा। इस वाले में कितना पावर कंज्यूम होगा ये बताना है अपने को। ठीक है, कोशिश करें। देख बेटा, सबसे पहली बात, आइडियल अमीटर एंड वोल्ट मीटर्स क्या करते हैं? तो आइडियल वोल्ट मीटर से कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इस बात को याद रखें। तो चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, है ना, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लोज थ्रू आइडियल
वोल्ट मीटर। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं वोल्ट मीटर के लिए। नो करंट फ्लो थ्रू आइडियल वोल्ट मीटर। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। दूसरा, दूसरा, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, एमीटर इज जीरो। मतलब सारा का सारा करंट पास करने देता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको लिख लो। क्या क्या था? नो करंट फ्लो करेगा आइडियल वोल्ट मीटर से, क्योंकि वोल्ट मीटर का या आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, तो मैं जब गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा तब उस टाइम पे तो चर्चा होगी ही, बट हाँ कई बार सवाल में आ जाता है तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं। दूसरा, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितना होगा? जीरो के बराबर। ये अपने को जान लेना। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब हमारे पास क्या बोला, हमारे पास क्या बोला? जैसे ये आइडियल वोल्ट मीटर बोला, मतलब ये रेसिस्टेंस तो सर्किट से ही उड़ गया। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो ऊपर वाले का 15 है, नीचे वाले का 30 है। तो आप इसका आर इफेक्टिव अगर निकालें तो 15 इंटू 30/45, 45। तो ये आ गया अपने पास 5 × 10, 10 आ गया। यानी इस पूरे सर्किट को अगर मैं लिखूं तो ये 20 ओम है, नीचे पूरा का पूरा आ गया 10 ओम। 10 ओम, तो 20 और 10 सीरीज में है। इसको मैं साइड में बना देता हूं तो आपको देखने में आसानी हो। ये 20 है, यहाँ पे 10 है इनका आर इफेक्टिव, और यहां पर ये देखा जाए तो ये 30 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर यहां से करंट देखा जाए तो करंट की वैल्यू आ गई 1। करंट की वैल्यू आ गई 1। तो जैसे ही आपने करंट की वैल्यू को 1 निकाला, करंट 1 आएगा इधर, 1 आएगा इधर। अब 1 इधर इधर जाएगा तो किस पोर्शन में जाना चाहिए, उस बात को समझे जरा बेटा। ठीक है, तो समझे, अपने को पता है ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा। मान लो ऊपर वाले से करंट की वैल्यू गई है I1, नीचे वाले से गई है करंट की वैल्यू I2। तो आप क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल सेम होना चाहिए उनके लिए। तो I1 इंटू 15 इज इक्वल टू I2 इंटू 30 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि क्योंकि आई आर पोटेंशियल होता है ना बेटा, यानी I1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 टाइम्स I2 के बराबर आ गया। अब देख, I1 प्लस I2 कितने के बराबर है? 1 एम्पियर के बराबर है। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2 टाइम्स I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। यानी I2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/3। अगर I2 की वैल्यू 1/3 है तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3, क्योंकि ट्वाइस है उसका। अच्छा, तो अपने को बोल रहा पावर थ्रो 9 ओम रेसिस्टेंस। पावर अगर लिखा जाए तो वो किसके बराबर होगा? I1² इंटू आर के बराबर। और I1 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 4/9 के बराबर इंटू 9। ये आया कितना? 4 वाट के बराबर। ये आंसर है। चाहो तो आप इसके अक्रॉस भी पावर निकाल सकते हो। तो इसके अक्रॉस निकालते तो कितना होता? पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर। करंट अपने पास I1 है, I1 का स्क्वायर अपॉन इंटू आर के बराबर। सिमिलरली आप चाहो तो इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं, किसी के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकऑफ रूल का। इसका पहला रूल क्या बोलता है? जंक्शन लॉ या करंट लॉ। इसका मतलब क्या है? नेट करंट किसी भी जंक्शन में जो आ रहा है या किसी जंक्शन से जो निकल रहा है वो जीरो होगा। ठीक है, नेट करंट। इसका मतलब क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है बेटा। इसको समझने का एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं। मान लो यहां से एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, यहां पर आकर ये दोनों सभी ज्वाइंट हुए हैं, और यहां से फिर 5-6 जगह पे निकला है। ठीक है, तो जितना पानी अंदर आ रहा होगा उतना ही पानी बाहर भी निकलेगा, ये अपने को पता है। ठीक है, तो जितना चार्ज किसी भी जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। यानी जितना करंट किसी जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। यानी कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट बराबर होगा किसी भी जंक्शन से। ये क्रिकॉफ का फर्स्ट रूल है। ठीक है, समझ में आया? क्रिकॉफ का सेकेंड रूल को बेटा हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, जिसको क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉ को अगर हम लोग समझे, बाकी इसका एप्लीकेशन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, मतलब यहां पर अपने पास कोई भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, यहां पर कैसा भी सर्किट हो, कोई बैटरी हो, कोई रेसिस्टेंस हो, कोई बैटरी हो, कोई रेसिस्टेंस हो। ठीक है, ऐसा लूप मान लो मैंने बना दिया।
तो अगर मैं चलूं ए से चलकर घूम कर यहां पर वापस आऊं तो अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट होता है कि अगर यहां पर एन लूप है, अगर एन लूप है तो n-1 इंडिपेंडेंट इक्वेशन वहां से बन सकता है। ये जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो खुद ब खुद आसान हो जाता है बनाना, तो वहां से आपको समझ में आने लगता है। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि एक लूप में अगर आप घूमते तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर n लूप बन रहे हैं, मान लो 3 लूप बन रहा, तो कितने इक्वेशंस बन जाएंगे वहां पर, 2 इक्वेशंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगे। तीसरा भी ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बट वो एक दूसरे को फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक दूसरे सेम आ जाएगा आंसर, है ना। तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कोई दो इक्वेशन एक जैसा दिखने लगेगा। समझ में आया। देख बेटा, अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। हर बुक में लोग अलग अलग बताते हैं, कई बार बच्चा कोई हायर कोई लोअर पोटेंशियल कुछ कुछ करते हैं, कंफ्यूजन आता है। तो आपको मैं एक ही रूल बताऊंगा, आपको जैसा लिखना है लिखो, आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है। कोई नहीं कौन सा हायर हुआ है सर, कौन सा लोअर है, कुछ मत समझो, सिर्फ 2-3 पॉइंट समझ लो और आपका जिंदगी आसान बन जाएगा। पहला, कि आप किसी भी रेसिस्टर्स में, सपोज ए है और ये रेसिस्टेंस है, ये बी है, आप करंट की डायरेक्शंस निकालेंगे। तो मान लो ये आर रेसिस्टेंस है, यहां से करंट आई जा रहा है। ठीक है, करंट आई जा रहा है। तो करंट अगर आई जा रहा है बेटा, करंट आई जा रहा है यहां पर, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए से बी की तरफ जब जाएंगे तो वी ए। अब करंट के डायरेक्शन में आप रेसिस्टेंस से क्रॉस करते हैं तो वो माइनस आई आर होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, वीबी पहुंच गए। ठीक है। यानी वी ए माइनस वीबी अगर आप यहां पे लिखते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, आई आर के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा समझ लें, दूसरा समझ लें। मान लो करंट की डायरेक्शन आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, करंट की डायरेक्शन ये थी, आप बी में जा रहे, तो आप बी से ए में जा रहे, कहां से जा रहे, बी से ए में जा रहे, ऊपर वाले में ए से बी गए थे। तो अगर बी से ए में जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, वी बी। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो प्लस आई आर इज इक्वल टू वी ए। ठीक है। बस इतना, 2 पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझे आराम से। अगर मान लो बेटा वही ए है, बैटरी से आप जा रहे, लोअर से हायर पहुंच रहे, वीबी, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, आपकी मर्जी, आप प्लस से माइनस जो भी, देखो कोई भी आपको कंडीशन रखना है, कोई भी कंडीशन रखना है, आप जिसको एज्यूमशन मान रहे हैं पूरी तरह से सर्किट में वही फॉलो करें, आंसर आता है। ठीक है, नहीं तो ये कर ले, ये मुझे सबसे आसान अभी तक दिखा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। तो अब इसके लिए अगर मैं लिखूं, है ना, ये प्लस ई है या ई है, तो वी ए, मैं कहां से जा रहा हूं, ए से बी में जा रहा हूं, तो वी ए माइनस से प्लस में गया, प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। तो आप क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को माइनस ई के बराबर। ठीक है। दूसरा, दूसरा अगेन, ये है बी, ये है ए, बट इस बार हम लोग जा रहे हैं बी से लेकर ए तक जा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी बी, अब देखो प्लस से माइनस में गए हैं, वी बी माइनस ई इज इक्वल टू वी ए लिख सकते हैं। यानी वी ए माइनस वी बी इस केस में कितना आ गया, ई के बराबर आ गया, जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आता चला जाएगा। नेक्स्ट, अगर कैपेसिटर लगा हो बेटा, कैपेसिटर लगा हो, तो कैपेसिटर लगा भी हो तो आप वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। तो माइनस, मान लो ये माइनस वाला चार्ज है या प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, तो वी ए से बी में जा रहे हैं। ठीक है। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस पे कुछ चार्ज होगा, इसका कुछ सी होगा, तो इसके लिए पोटेंशियल जो होगा बेटा, है ना, प्लस से माइनस में आप जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस क्यू बाई सी, जहां पे फाइनल पहुंच रहे हैं उसका साइन लिख दे, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। तो आप वी ए माइनस वी बी यहां भी लिख सकते हैं। फिर अगर मान लो वापस से आप प्लस से माइनस है और बी है, बट इस बार आप वी बी जा रहे हैं, तो वी बी माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस में, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी ए। ठीक है। तो ये 3 टाइप के रूल आप दिमाग में रखें, आपसे सारे सवाल आसानी से बनते चले जाएंगे। तो क्या इस सवाल में अपने से क्या बोला है कि करंट थ्रू 12 ओम रेसिस्टर। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूं इसको। तो इसके लिए ना बेटा हम लोग जो पहला
क्रिकऑफ का रूल था, है ना, जंक्शन लॉ जिसे बोल रहे हैं, उसका यूज करते हैं। आसानी से समझे, सरल शब्दों में समझे। सेम कंसेप्ट हम लोग एक जगह और यूज करते हैं, जब हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो सेम कंसेप्ट बता रहा हूं। कई बार यहाँ का पोटेंशियल पूछा जाता है, तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल को मैंने वी ले लिया, वी ले लिया। याद करो, नेट करंट थ्रू एनी जंक्शन कितना होगा? जीरो के बराबर होगा। नेट करंट थ्रू एनी जंक्शन जीरो के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सबसे हायर पोटेंशियल है ना, सबसे आसान मेथड, हायर पोटेंशियल मान लिया, तो टोटल करंट की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख दिए? V माइनस 15 डिवाइडेड बाई R, जो कि है 12, ठीक है, प्लस नेक्स्ट कर दिया V माइनस 6, V माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अगला V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अगला V माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। क्या करा मैंने? टोटल सम ऑफ द करंट की वैल्यू जीरो कर दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सबकी वैल्यू जीरो कर दिया। अब यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकलेगा क्या? यहां से क्या निकलेगा? यहां से वोल्टेज निकल जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज निकल जाएगा तो आप करंट निकाल सकते हैं, जिससे भी पूछा हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको भी सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूं। देखो सब में 12 है ना, तो इनका एलसीएम कितना होगा? देख बेटा, 8 से नहीं जाएगा, ये तीनों से तो 12 आ भी जाता, तो 24 करना अपने को, है ना, यानी 24 करना। तो 24 के लिए 24 नीचे हुआ। 24 कैसे होगा? जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, 3 से। ठीक है, तो अब चलो सिंप्लीफाई करने स्टार्ट करते। 24 कर दिया हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपने पास 2v माइनस 30, 2v माइनस 30, ये हो जाएगा अपने पास t। दूसरा अपने पास देखे बेटा, तो कितना हो जाएगा? 4v माइनस 8। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई करो, आगे आगे करते जाओ, प्लस 6v माइनस 18, प्लस एक और करते जाओ यहां पर, ये कितना आ जाएगा? 3v माइनस 12, 3v माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो के बराबर। अब यहां तक अगर अपने पास आया, यहां तक समझ में आया, तो v को निकालो। v थोड़ा उटपटांग सा वैल्यू है, बट निकल जाएगा। थोड़ा गंदा तो दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, बन जाएगा। तो अगर मैं v को निकालूं, तो ये है 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6, 6 6 12, 12 और 3 15। तो मैं यहां पर लिखता हूं 15 वोल्टेज, है ना। 24 वाला तो जीरो चल गया। ये है 30, 8, 18, 12। ठीक है, तो 12 और 18 ये वापस से 30 30 बना लिया, 60, है ना, 60, और ये आ गया 8, 68। तो माइनस 68 इज इक्वल टू जीरो, यानी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 68/15। ये हो गया अपने पास 68/15, ये आ गया अपने पास क्या? पोटेंशियल आ गया। अब जैसे पोटेंशियल आ गया, आप करंट निकाल सकते हैं। करंट किससे? 12 ओम वाले रेसिस्टेंस से पूछा था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? हम लोग बोल सकते हैं 15 माइनस 68/15, ये चेंज इन पोटेंशियल हो गया। I1 लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, यहां से I1 लिख देता हूं, ठीक है, यहां से I1 लिख देता हूं, I1। तो हम लोग क्या लिख रहे थे? I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए और देखिए कितना आ रहा है वैल्यू। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग ये 0.8 समथिंग आ जाएगा, है ना, लगभग 0.8 एम्पियर आसपास आएगा। कैलकुलेट करके देखिए वैल्यूज आ रही है कि नहीं उतनी। सबसे पहले सवाल में जो पूछ रहा अपने से कि करंट थ्रो बी एंड डी बताना है अपने को। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल आज मॉर्निंग में भी हम लोग किए थे। उस सवाल में जो पार्ट लिखा हुआ था बस उसी को समझिए और ट्राई करिए। तो करंट थ्रो बी डी निकालना है अपने को। मान लीजिए कि बी पे जो पोटेंशियल है वो सबसे हाई है, तो बी का पोटेंशियल अगर आप वी निकाल लें, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, यहाँ का पोटेंशियल निकल जाएगा, उसके बाद आप करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ट्राई कर लीजिए बी को। देख बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए इसका पोटेंशियल V सबसे ज्यादा और सम ऑफ द करंट शुड बी जीरो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V माइनस 20/2 प्लस V माइनस 5/4 प्लस V माइनस 0/2 इज इक्व टू जीरो। अब यहां से क्या करें? यहां से V निकाल लीजिए। तो V कैसे निकालेंगे? 4 एलसीएम आने वाला है, मतलब ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यहां पर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, ये 2v-40 प्लस v-5, और यहां पर आ गया प्लस 2v इज इक्व टू 0। तो यहां पर और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये 5v आ गया, 5v इज इक्व टू 45, यानी v की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा बेटा, अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू I लिखूं तो I इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल जो कि है v-0/2 के बराबर। पोटेंशियल यहाँ का पता अपने को 9-0/2 के बराबर, यानी 4.5 इज द आंसर। ये पहले वाले का आंसर है 4.5। देख बेटा, इस सवाल को करने के लिए मान लो अपना पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सपोज x मान लेते हैं हम लोग, है ना, x ही फाइंड करना अपने को। तो सम ऑफ द करंट शुड बी 0, ये अपने को निकालना है। ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल अगर आप देखें तभी आप करंट निकाल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब x से यहां का पोटेंशियल कितना होगा बेटा वो सोचो। आप प्लस से माइनस की तरफ आ रहे तो कितना हो जाएगा, ये x-20 के बराबर हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ये है 15 वोल्ट के आसपास, ये है 15 वोल्ट के आसपास, ये है x। तो x-15 वोल्ट ऊपर का हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। याद है ना, बैटरी में आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, जिसपे फाइनल पहुंचे वही लिख देना है। तो -15 पे पहुंच रहे आप। तीसरा, आप यहां से यहां देखें, अब देखो बेटा यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल चाहिए अपने को। तो तो यहाँ पे -50 है, आप इधर जाओगे माइनस से प्लस में तो +5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, -50 +5 के बराबर, और यहाँ का तो पोटेंशियल -30 के बराबर ही है। ठीक है, तो हम लोग क्रिकॉफ का जो करंट लॉ है उसी को लगा देते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ द करंट शुड बी 0, यानी x-20 -10, है ना, पहला इसका लिख रहा हूं मैं, यहां से -10 डिवाइडेड बाई 1 पहला। दूसरा, यहां का पोटेंशियल कितना है, x-5, तो x-15 -20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्लस यहां का पोटेंशियल कितना है अपने पास, -45, है ना, और वो है x, तो x-45, x-45, x माइनस ऑफ 45, सॉरी सॉरी सॉरी, x माइनस, इसको हटा दिया जाए, x माइनस -45। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल -45 है, -45 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट वाला है अपने पास x -30 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्व टू 0। ये चारों के लिए लिख लिया हम लोगों ने। अब यहां से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ये आया x-30/1 प्लस ये आया x-35/1, x-35/1 प्लस ये आया x प्लस 45/2 प्लस ये आया x प्लस 30 इज इक्व टू 0। अब देखो बेटा कितना आ गया अपने पास, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 60, 2x माइनस 60 प्लस, है ना, 2x माइनस 70 प्लस x प्लस 45 प्लस 2x प्लस 60 इज इक्व टू 0। अब देखो कितना है, 2x 2x x और ये है 2x, तो 6 और 7 हो गया, यानी 7x 7x। हेलो सर। एक सेकंड बेटा, यहाँ पर सही बात है। देखो बेटा, ये 2 था ही अपने पास, है ना, ब्लू से ही लिखते हैं, ये 2 था ही अपने पास नीचे, यहाँ था, तो इस पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा x-35 ही रहेगा। इसको पूरी तरह से मैं वापस से लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है जगह कम है, कैलकुलेशन ज्यादा और जगह कम। देखो, तो 2 2 इन्हीं दोनों में था, तो इस दोनों में तो मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर रहेगा, सिर्फ आगे और लास्ट वाले पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 60 प्लस वहां पर रहेगा x-35
प्लस एक्स प्लस 45 एक्स प्लस 45 प्लस 2x प्लस 60 इज इक्व टू 0। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो जा रहा, ये कैंसल आउट हो जा रहा। यहाँ पे आ रहा है अपने पास 2 2 4 और 2 6 6x, और इधर आ रहा अपने पास 10, है ना। तो इज इक्व टू -10 अपोजिट साइड ले जाने में, यानी x की वैल्यू आई बेटा -5/3। यही है अपना आंसर, -5/3 पोटेंशियल या वोल्ट, यही अपना आंसर। अपने को रेसिस्टेंस के बाद वाला पोटेंशियल लेना है। फिर से समझो, x यहाँ पे रेसिस्टेंस के बाद वाला पोटेंशियल कौन सा, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो x से आप इधर गए, कितना हुआ ये, x-20 हुआ। ठीक है, तो इस दोनों के लिए अगर लिखना हो तो x-20 -10, ये हो गया टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। फिर अपने को रेसिस्टेंस देख यहां पर है, तो ऊपर से गया ये, तो कितना लिखेंगे, यहां का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, x-15। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x-15 है, तो x-15 -20 कितना हो गया, x-15 -20 डिवाइडेड बाय उसका रेसिस्टेंस, ये हुआ इसके लिए करेक्ट। अब यहाँ का पोटेंशियल इन दोनों के बीच में चाहिए, तो -50 इधर था, -50 से +5 ऐड होगा तो कितना पोटेंशियल बन गया, -45। तो इन दोनों के बीच में कितना हुआ, x-45, x माइनस माइनस ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसके लिए हो गया। लास्ट वाले के लिए x माइनस माइनस ऑफ 30/1, फिर जाकर उसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, बस सिंप्लीफिकेशन करा, एलसीएम लिया और उसके बाद सिंप्लीफाई करा, तो x की वैल्यू -5/3 आ गई। बस इतना ही सवाल है। कभी भी चेक करें कि बैटरी का कौन सा पावरफुल बैटरी है। तो अपने पास यहां पर दो बैटरी है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो जो करंट या डोमिनेटिंग बैटरी है वो 8 वोल्ट है, मतलब यहां से जो करंट जाएगा वो डोमिनेट होगा। तो आई इधर से गया, यहां से I1 मान लो गया, यहां से I2 गया। ठीक है, अपने को ये तीनों निकालने ही है सर्किट में। नहीं भी तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी करंट मान लो और क्रिचॉफ्स का पहला रूल यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब अपने को लूप लिखना है, तो काम का बात है कि हम लोग लूप कैसे लिखें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लूप कैसे लिखना है। तो मान लो आप कोई भी लूप ले सकते हैं, कौन कौन सा लूप ले सकते हैं पहले वो सोचें, है ना। एक तो लूप ले सकते हैं ये छोटा वाला, दूसरा ये छोटा वाला ले सकते हैं, और तीसरा बड़ा वाला ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग 3 लूप ले सकते हैं और इन 3 लूप से फिर हम लोग इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर ले लिया जाए, मान लो हम लोग कोई लूप ले लेते हैं, तो लूप ले लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं एक, तो ये लूप ले लेते हैं सपोज, है ना। या फिर अपोजिट लूप ले लेते हैं, कौन सा ले, चलो कोई भी ले लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है, अपोजिट ले लेते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी लगेगा। मान लो, मान लो हम लोग, चलो यही लूप ले लेते हैं। तो हम लोगों ने जो लूप लिया है बेटा वो है CBAFC। ठीक है, तो I2 करंट गया, किससे निकला है ये, सेम करंट के सेम डायरेक्शन से निकला है, -3 टाइम्स I2 निकाला, वापस आया। अब देख बेटा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 5, तो आप लिख सकते हैं +5 टाइम्स ऑफ I1। अब प्लस से माइनस तरफ गया है, -5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग +5 वोल्ट इधर लिखा, +5 वोल्ट ले गए, तो कितना लिख सकते हैं आप, +5I1 -3I2 लिख सकते हैं। ये आया अपना इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो I1 I2 को हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं। दूसरा लूप, दूसरा लूप, तो मान लो एक छोटा लिया, तो दूसरा बड़ा लूप ले लेते हैं, अगर बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, तो दूसरा लूप ले लिया मैंने EDBAE, मतलब ये यहां से रेड कलर ले लेते हैं,
ताकि आपको पता चल जाए। ये वाला लूप लिया मैंने, ये 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 यहां तक, ठीक है। सेकेंड लूप, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। माइनस से प्लस में गए हम लोग, तो प्लस 8 वोल्ट लिख दिया, माइनस आई लिखा 1 × I, है ना। इनफैक्ट 3 × I लिख देता, I × 3 लिख देता हूं क्योंकि 3 रेसिस्टेंस दिख रहे थे। -3I2 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। तो 8 माइनस, अब 3, इसको क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 लिख सकते हैं हम लोग, -3I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 माइनस 3I1 -6I2 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस या इक्वल टू लेकर चले जाते हैं, 3I 3I प्लस 6I2, ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन को अपने को सिंप्लीफाई करना है, फिर I1 I2 वगैरह निकालनी है अपने को, ठीक है। ये I1 था अपने पास, I1 I2 निकालनी है। तो हम लोग क्या करें, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा। तो ये आ जाएगा 10, यहां पे आएगा 5 टाइम्स ऑफ 5 × 2, तो ये भी आ जाएगा 10 I1 प्लस, ये आ जाए सॉरी माइनस 6I2, ये आ जाएगा इक्वेशन 1, और यहां पर आया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, देखो कितना होगा। दोनों को ऐड कर दिए तो आया 18 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो 13 I1, और I2 वाला टर्म तो 0 हो गया, यानी I1 कितना आया, 18/13, ठीक है। I1 आया अपने पास 18/13 आया। अब एक बार I1 निकल गया तो अब आप I2 भी निकाल सकते हैं, तो चलो हम लोग I2 भी निकाल ही लेते हैं। देखो बेटा, ये ही इक्वेशन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1 की वैल्यू है 18/13 -6I2, ठीक है, -6I2, यानी कि 6I2 इज इक्वल टू 18 × 13, इसको इधर, ये माइनस था प्लस था, प्लस था, ठीक है, तो उधर ले गए 8 माइनस माइनस 3 × 18/13, ठीक है। 3 से 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट होने वाला है, तो 3 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 × 9/13, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 टाइम्स I2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो जाएगा, 13 × 4 -27 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। 13 × 4 -27 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको और कुछ नहीं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, फिर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 13 × 4, ये कितना, लगभग 52 आ जाता है। 52 माइनस 52 52 -27 डिवाइडेड बाई 13, यानी I2 को अगर मैं लिखूं, अगर I2 को लिखूं, तो 52 - 27, 52 -27 अगर बोला जाए तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 25 के बराबर आ जाता है। 25 डिवाइडेड बाई ये आ गया 39 के बराबर, तो ये अपने पास आ गया। और टोटल I की वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो वो किसके बराबर है, I1 + I2, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, I की भी वैल्यू निकल आएगी। इसमें अपने को पोटेंशियल बताना बी एंड डी का, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं नीचे, इस पूरे सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं नीचे, ठीक है। तो ऊपर में है अपने पास 5 ओम, उसके बाद है पॉइंट बी, फिर है 10 ओम, ठीक है। नीचे है अपने पास 10 ओम, फिर है पॉइंट नंबर डी, उसके बाद है 5 ओम।
तो पहली बात, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं, कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं है ना, रेशियो सेम नहीं है। दूसरा, अब यहां से बेटा क्या किया गया है ना, तो पॉइंट भी लिख ही देता हूं मैं, ये है ए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी, ठीक है। और यहां से अपने पास बैटरी लगा दिया गया है 3 वोल्ट का, कुछ ऐसा अरेंजमेंट ये दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को बी एंड डी का पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को करंट चाहिए, करंट चाहिए तो आर इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, तो आर इफेक्टिव लिखते हैं पहले। तो आर इफेक्टिव लिखिए बेटा, सर्किट का आर इफेक्टिव कितना लिख सकते हैं आप, ऊपर में है 15, नीचे भी है 15, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ऊपर भी है 15 और नीचे भी है 15, और दोनों पैरेलली ही कनेक्टेड है। उससे बेहतर है कि मैं एक और तरीके से, चलो आप आर इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो बेटा, आर इफेक्टिव निकाल सकते हैं, 15/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर करंट भी निकाल सकते हैं, करंट ईएमएफ अपॉन आर इफेक्टिव, ईएमएफ अपॉन आर इफेक्टिव, ईएमएफ अपॉन आर इफेक्टिव से करंट भी आप निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ है अपने पास 3/15/2, तो ऊपर चला जाएगा। तो करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। अब देख बेटा, देख बेटा, अपने पास जो सर्किट है वो इक्वल रेसिस्टेंस का है, तो ऊपर से भी कितना जाएगा, 1/5 ही जाएगा, और नीचे से भी 1/5 जाएगा। करंट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां से कितना आ रहा है, 2/5। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 3, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। तो अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, पॉइंट ए का पोटेंशियल है 3, माइनस माइनस ऊपर वाले सर्किट के लिए लिख रहे हैं, तो 1/5 × 5 इज इक्वल टू वीबी पहुंच गया। सिमिलरली नीचे के लिए अगर लिखें बेटा, तो 3 माइनस 1/5 इंटू इंटू 10 इज इक्वल टू वी डी निकल गया। तो यहां से सिंप्लीफाई करें तो वीबी की वैल्यू तो आ गई 2 वोल्ट, और यहां नीचे से सिंप्लीफाई करें तो वीडी की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। तो अपने को दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो कितना आ गया, 1 वोल्ट के बराबर। यही हो गया अपना आंसर। ये सवाल सॉल्व करो बेटा, इसमें अमीटर की रीडिंग बतानी है अपने को, एमीटर की रीडिंग बतानी है। तो एमीटर क्या काम करता है उस बात को समझें, और इसकी रीडिंग मतलब करंट बताना है। करंट कैसे बताएंगे, जल्दी बता, ट्राई करो। देखो बेटा, ये सवाल में अपने से एमीटर का रीडिंग पूछा गया है ना। एक बात नोटिस करना कि ये सभी पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लो यहाँ से करंट आई आ रहा है, वही अपने को बताना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी आई की वैल्यू डायरेक्टली कितने आ गई, 5 एम्पियर। यही हो गया अपना आंसर। इस सवाल में देखो एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है ना, और एमीटर का रीडिंग पूछा है अपने से। तो इसी सर्किट को मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये है 220 वोल्टेज, यहाँ पर है पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये हो गया R/2 के बराबर है, ठीक है। और R की वैल्यू अपने पास पता है, और यहाँ पे ये तीन भी पैरेलली कनेक्टेड है, तो R/3 के बराबर है, यहाँ पर ही एमीटर लगा हुआ है। तो अपने पास करंट इधर से आएगा, ये है करंट जो अपने को निकालना है। तो I × R/3, यहां से निकलने वाला करंट को ये मेजर करेगा, ना कि R/2 से जो करंट निकल रहा है उसको मेजर करेगा। ये I है जिसको अपने को मेजर करना है। तो I × R/3 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब I निकालना है अपने को, R की वैल्यू है 1100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 220। एक एक कट गया, यहां से ये गया 5 के कंपैरिजन में। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 के बराबर आ गई, यानी थर्ड ऑप्शन आया। देख बेटा, इस सवाल में अपने से पूछा है एमीटर का रीडिंग बताने के लिए, एमीटर यहाँ है मतलब सर्किट से करंट का डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है टोटल करंट कितना है। अगर पॉइंट नंबर मान लो ए दे दिया मैंने इसे, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। अगर इसे बी दे दिया तो ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो देख, एक रेसिस्टेंस ए है बी के बीच में, दूसरा ये दोनों रेसिस्टेंस भी ए बी के बीच में, ये दोनों भी ए बी के बीच में, और ये भी ए बी के बीच में। तो उसी चीज को लिखते हैं, ऊपर वाले में है 5, ठीक है, नीचे वाले में है 20, उसके नीचे भी है 20, उसके नीचे है 5, और उन सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है 0.4 से। यहाँ पे है एमीटर।
0.4 से। तो अब इनके लिए आर इफेक्टिव अगर निकालते हैं हम लोग, आर इफेक्टिव निकालते हैं तो इन दोनों का 10 आ जाएगा, 10 और 5/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो चलो कर ही लेते हैं। 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 2/5, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/r इज इक्वल टू 2/20 प्लस 2/5। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये 10 आ गया, है ना। तो ये नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, 2 से, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। तो ये आ जाएगा अपने पास 10 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, यानी आर इफेक्टिव की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। आर इफेक्टिव की वैल्यू 2 के बराबर आ गई तो करंट कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना होगा, V/R के बराबर। तो V की वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।